नेक्स्ट पार्ट। लॉन्च में सोगवारियत सी छाई थी मिसेस अब्दुल्ला। इसकी सुर्ख बालों वाली बेटी महर मखमूम सी सोफे पे बैठी थी। हया के सामने सोफे से जरा दूर कारपेट पे महर की बेटी उर्वा कुशन का सहारा लिए नीम दराज रिमोट पकड़े टीवी पे कार्टून देख रही थी। आपको पता है, हम दोनों हर हफ्ते आपकी तरफ चक्कर लगाने का प्लान बनाते थे, मगर हर दफा कुछ ना कुछ रोक लेता था। और अब इसने तासुब से सर झटका। तुम मुझे उसी रोज बता देती तो कम से कम मैं इसे देख ही लेती, फिर क्लियरेंस में तुम्हारी मदद करवा देती। तुम कितनी परेशान रही होगी। मुझे तो अपनी आंटी को बताने का भी होश नहीं था। ऐसा अचानक धचका लगा कि इसने फिक्रा अधूरा छोड़ा और सर झुकाकर उंगली की नोक से आंख का किनारा पहुंचा। महर ने बहुत फिक्रमंदी से इसे देखा। तुम बहुत कमजोर हो गई हो पहले से हया, और तुम्हारी रंग भी कुमला गई है। बस बुखार हो गया था और फिर सफर की थकान। वो उदासी से मुस्कुराई। वो वाकई बहुत पसमुर्दा और थकी थकी सी लग रही थी। मैं जरा खाने को देख लूं। मिसेस अब्दुल्ला उठी और वो बेख्तियार क्या उठी। खाना फुप्पो की तरफ है, मैं बस चाय पीऊंगी, फिर मुझे सिर्फ 10 मिनट दो। वो उजलत से कहती किचन की जानिब बढ़ी। फिर महर भी इसके पीछे जाने के लिए उठी। फिर उर्वा को देखा। उर्वा, तुम हया को कंपनी दो और फादर गॉड सेक उर्वा, जब कोई मेहमान आता है तो टीवी नहीं देखते। इसने जाते जाते खफगी से बच्ची को घूरा। उर्वा गड़बड़ाकर सीधी हुई और मुड़कर हया को देखा, फिर सादगी से मुस्कुराई। सॉरी, कोई बात नहीं, तुम बेशक कार्टून देख लो, मैं बोर नहीं होंगी। वैसे कौन से कार्टून है ये? इसे कार्टून जरा शनासा से लगे तो आंखें सुकेटकर स्क्रीन को देखने लगे। कैप्टन प्लैनेट आपने देखे हैं कभी? उर्वा दबे दबे जोश से बताती सीधी हुई थी। अरे ये कैप्टन प्लैनेट है, मेरे फेवरेट। वो एकदम खुशी से कहती। मुझे भी तभी अब्बा ने बताया था कि इस तरह यूनानी फलसफियों ने ये 4 अनासिर बार बार पेश। वो कहते कहते एकदम रुकी। लम्हे भर को इसके अंदर बाहर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। यूनानी अनासिर? इसने बेयकीनी से ज़ेरे लब दोहराया। इसे याद था ये यूनानी अनासिर फलसफियों ने पेश किए थे। किसी ने कहा दुनिया पानी से बनी है, किसी ने कहा हवा से, और वो अंसर इस फलसफी की पहचान बन गया। हेराक्लीटस का आंसर कौन सा था? वो खुद से पूछती जैसे चौंक उठी। उर्वा मुंतज़िर निगाहों से इसे देख रही थी। उर्वा, मुझे नेट चाहिए अभी इसी वक्त, वो बेचैनी से बोली तो उर्वा सर हिलाकर उठी और सोफे पर से एक आईपॉड उठाकर इसे दिया। ये मम्मी का आईपॉड, ले ले। थैंक्स। इसने आईपॉड पकड़कर इसका गाल थपथपाया और जल्दी जल्दी गूगल खोलने लगी। तकरीबन 8 घंटे बाद जब वो इनको खुदाहाफिज करके बाहर आई तो सड़क के किनारे चलते हुए इसने कोट की जेब से अपना तुर्क फोन निकाला और तेजी से मोतसम का नंबर डायल करने लगी। हया खैरियत? वो फोन उठाते ही जरा फिक्रमंदी से बोला था। मोतसम, तुम्हें पता है यूनानी फलसफे ने जमीन की तख्लीक की वजाहत करने के लिए कुछ अनासिर पेश किए थे कि जमीन इनसे बनी है, मिलकर बनी है। चंद समय की खामोशी के बाद वो आहिस्ता से बोली। हया, मेरा ख्याल है तुम जरा थक गई हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, इसके बाद तुम नॉर्मल हो जाओगी। मोतसम, इसने झुंझलाकर जोर से कहा। मैं संजीदा हूँ, मेरी बात सुनो। हम खामोखा इस नीम पागल आदमी की सवाने उम्री पढ़ रहे थे। हमें इसकी फिलॉसफी चाहिए थी। इस दौर के हर फलसफी ने अपना एक आंसर पेश किया था और इसके ख्याल में जमीन की हर चीज इस आंसर से बनी थी। किसी ने कहा वो पानी है, किसी ने कहा हवा, और यूं इन चारों बल्कि 5 अनासिर की फहरिस्त मुरतब हुई थी। हेराक्लीटस का एक आंसर आग था और यही इसकी पहचान था, फायर। हाँ, फायर, हेराक्लीटस की दायमी आग। इसने आग की बुनियाद पे अपनी फिलॉसफी ऑफ चेंज पेश की थी। मोतसम, इंसान एक दरिया में 2 दफा क्यों नहीं उतर सकता? क्योंकि इंसान और दरिया दोनों हेराक्लीटस के ख्याल में आग से बने हुए हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा तब्दील होने वाली चीज आग है और हर लम्हा बदलती है, और जो हर चीज को बदल देती है उस पजल बॉक्स पे लिखी बात एक ही लफ्ज की तरफ इशारा करती है, जो है फायर। वो कॉलोनी के सिरे पे खड़े होकर फोन पे कह रही थी। रात गहरी हो रही थी और स्ट्रीट पोल्स जल उठे थे। मगर हया, फायर में तो 4 हर्फ होते हैं, ये कोड कैसे हो सकता है? ये कोड है भी नहीं, इसका मतलब है आग, असली वाली आग, टाली का लाइटर, इस्राएली आग। याद है तुम्हें? ओह माय गॉड। इसे एक लम्हा लगा समझने में। तुम्हारा मतलब है इसने आग की तरफ इशारा किया है क्योंकि इस खत की तरह इस बॉक्स पर भी कुछ लिखा होगा जो
जो सिर्फ आंख दिखाने से जाहिर होगा। इसने मुस्कुराकर कहते हुए इसकी बात मुकम्मल की। हैरत है, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम काफी थक गए हो, जरा आराम कर लो, फिर तुम नॉर्मल हो जाओगे। वो जवाबन हंस दिया। चलो फिर तुम रात को वापस आई तो इस बॉक्स को खोलेंगे। नहीं, मैं आज रात वापस नहीं आऊंगी, मैं आंटी की तरफ रुकूंगी। तुम्हारी अपनी आंटी या फिर वो होस्ट आंटी? मैं फिक्रा इसके लबों में रह गया। किसी ने इसके कान पे लगा फोन जोर से खींचा था। इसे मुड़ने या चीखने का मौका भी नहीं मिला। किसी ने इसके मुंह पे हाथ रखा और कोई सुई की नोक थी जो इसकी गर्दन के आसपास कहीं खुबी। फिर लम्हे भर का अमल था। इसकी आंखों के आगे अंधेरे बादल छाने लगे। वो चीखना चाहती थी। दिलो दिमाग के सुन्न होने से कबल वो आखिरी बात इसने सोची थी और वो ये थी कि इसे पीछे की तरफ घसीट रहा था और फिर हर तरफ अंधेरा। नेक्स्ट पार्ट। इसने धीरे से आंखें खोली। बददिक्कत पलकें ऊपर को उठी थी। इन पे जैसे बहुत सा बोझ था। हर सू अंधेरा था, घुप अंधेरा। वो ऐसे पड़ी थी कि कमर दीवार से लगी थी और घुटने सीने से। वो जैसे एक बहुत अंगो तारीख जगह पे बहुत से सामान के अंदर कहीं फंसी बैठी थी। इसने आंखें चंद एक बार झपकाई। वह मंजर वैसा ही रहा, अंधेरा तारीकी। बस इतना एहसास हुआ कि वो किसी तंग से कमरे में है जहां इसके दोनों तरफ वजनी चीजें रखी हैं। इसने कोहनियों के बल जरा सा उठना चाहा तो दाएं हाथ में खिंचाव था। इसने हाथ खींचा, जरा सा लोहा खनका। इसकी दाएं कलाई पे हथकड़ी डली थी और वो दीवार से बंधी थी। इसने जोर से कलाई को झटका दिया मगर बेसुध। इसके ऊपर और कमर में बेतहाशा दर्द हो रहा था, जैसे कोई चोट लगी हो। बमुश्किल वो अपने आप पर काबू पाते हुए दूसरे हाथ के सहारे सीधी खड़ी होकर बैठी। बाएं जानिब कोई बोझ सा इसके सर के ऊपर गिरने लगा। इसने आजाद हाथ से इसे परे धकेला तो वो नरम सा बोझ दूसरी जाने जरा सा लड़क गया। हया ने गर्दन मोड़ी। दर्द की एक टीस बेख्तियार उठी। इसके लबों से कराह निकली। पीछे दीवार लकड़ी के फट्टों से बनी थी और फट्टों पे बारीक सी दराजें थी। अब जरा आंख अंधेरे की आदी हुई तो इसे नजर आया। इन दर्जों से रात की तारीकी में जर्द सी रोशनी झांक रही थी। वो बदिक्कत चेहरा इस दर्ज के करीब लाई और आंखें सुकेड़कर झांका। बाहर हरसू समंदर था, स्याह पानी जो रात के इस पहर जर्द रोशनियों में चमक रहा था। पुल की रोशनियां, हाँ वो पुल ही था। वो बास्फोरस के समंदर पे बने उस पुल के आसपास ही कहीं थी, मगर वो बास्फोरस बुर्ज नहीं था। वो जरा मुख्तलिफ लग रहा था, या शायद वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। बाएं तरफ मौजूद बोझ फिर से इस पर लड़कने लगा। इसने कोफ से इसे परे धकेला तो इसका हाथ नम हो गया। वो नम हाथ चेहरे के करीब लाई और दूर से आती रोशनी में देखना चाहा। इसे नमी का रंग तो नजर नहीं आया, मगर वो खून था। वह अपने हाथ अपने कपड़ों से रगड़ने लगी। इसका कोड इसके जिस्म पे नहीं था। वो वाहिद ख्याल इसे उस वक्त आया, वो बहुत तकलीफ दे थी। अब्दुर्रहमान पाशा ने इसे अगवा कर लिया था। जोर जोर से वो अपना हाथ सुनहरी सिक्कों से रगड़ रही थी। जब इसकी उंगलियां जरा भारी सी चीज से टकराई, वो ठहर गई और इसे टटोला। इसका छोटा सुनहरी क्लच वो फ्रॉक की बेल्ट के साथ नथी थी। इसके सर में दर्द से टीस उठ रही थी। जहन में अपनी फुप्पो की आखिरी गुफ्तगू गूंज रही थी। इसने शाम में इन्हें यकीन दिलाया था कि रात के खाने पर वो इनके साथ होगी। अब जाने कौन सा वक्त था। फुप्पो ने इसका इंतजार किया होगा। ना इसे पाकर क्या इसके जहन में आया होगा कि वो अगवा हो सकती है। इसने अपने आजाद हाथ में क्लच खोला। अंदर इसका पतला सा पाकिस्तानी मोबाइल रखा था। इसने इसका फोन क्यों नहीं लिया, वो समझ गई। वो समझ गई थी कि इसका तुर्क फोन खींचकर इन्होंने समझा होगा कि वो इसे राब्ते के हर जरिए से महरूम हो चुके हैं और फ्रॉक के साथ नथी क्लच पर हम रंग होने के बायस किसी ने गौर नहीं किया होगा। इन्हें मालूम नहीं था कि इसके पास दो फोन है, मगर अब्दुर्रहमान बादशाह को तो मालूम था। लेकिन इसने स्क्रीन को छुआ तो वो रोशन हो गई। बंद कमरे में मध्यम सी सफेद रोशनी जल उठी। इस मोबाइल में महविश की मेहंदी के रोज ही इसने बैलेंस डलवाया था और ये पाकिस्तानी नंबर था जिसकी रोमिंग ऑन थी। पता नहीं कितने पैसे बचे हैं, एक कॉल के तो होंगे। इसने धड़कते दिल के साथ बैलेंस चेक किया। इसमें इतने ही रुपए थे कि वो तुर्की के किसी नंबर पर 30 सेकंड की कॉल कर सकती थी। बस इतनी सी देर में भी वो जहान को अपनी सारी सूरत-ए-हाल समझा सकती थी। वो जल्दी जल्दी फोन बुक नीचे करने लगी। जय में जहान का नंबर नहीं था। इसने सी में देखा, वहां भी नहीं था। और वो जरा हैरत से सबीन फुप्पो का नाम तलाशने लगी। इनका नंबर भी गायब था। बस पाकिस्तानी नंबर थे। क्यों? इसने दुखते सर के साथ सोचना चाहा और तब एक झमाके से इसे याद आ गई। ये पाकिस्तानी मोबाइल था और इसे तुर्की के सारे नंबर इसने अपने तुर्क फोन में महफूज कर रखे थे। अब वो घर फोन करके अपने अगवा का नहीं बता सकती थी और ना इतना बैलेंस था कि वो इन्हें फोन करके जहान का नंबर लेती। 30 सेकंड की कॉल इसे जाया नहीं करनी थी।
इसने आंखें बंद करके सर दीवार से लगा दिया। वो सोचना चाहती थी फरार का कोई रास्ता, मदद की कोई सूरत। तभी इसने इस लकड़ी की इस दीवार के पार वो आवाजें सुनी। अरबी में तेज तेज बोलता एक आदमी जैसे दूर से चलता हुआ इसकी तरफ आ रहा था। पाशा तुम्हें जान से मार देगा अगर इसे इल्म हुआ कि तुमने इसकी लड़की उठा ली है। ये बहरी जहाज रवाना हो जाए, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा जहां पाशा के फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। दूसरी आवाज जरा झुंझुलाई हुई थी। वो दोनों इसी दीवार के पीछे बातें कर रहे थे। तुम उम्मीद करो और तुम अच्छी उम्मीद करो, क्योंकि अगर पाशा को आवाजें दूर जा रही थी, वो मुबहिम सी हो गई थी। इसने इनकी बातों पर गौर करना चाहा। वो पाशा का जिक्र कर रहे थे, कुछ ऐसा जो इसके इल्म में नहीं था। बहरी जहाज की रवानगी और पाशा की लाइलमी। तो क्या पाशा के कहने पे अगवा नहीं की गई मैं? वो कितनी ही देर अपने दर्द करते सर के साथ सोचने की कोशिश करती रही, मगर कुछ समझ नहीं आना था। इसने हाथ में पकड़े फोन को देखा। इस फोन में तुर्की का एक ही नंबर था। जब वो रेस्टोरेंट में अपना तुर्क मोबाइल छोड़कर गई थी तो इसी पाकिस्तानी फोन पे पाशा ने कॉल किया था। इसने वो नंबर महफूज नहीं किया था, मगर वो कॉल लॉग में पड़ा था। इसने कपकपाती उंगलियों से लॉक खोला। वो खाली था। सिर्फ एक कॉल थी जो तुर्की आते ही अब्बा ने इस नंबर पे की थी। बाकी लॉग इरम ने मिटा दिया था। इसका सर घूमने लगा। हर तरफ अंधेरा था, हर रास्ता मजदूर, हर दरवाजा बंद। वो 30 सेकंड की कॉल किसको करे? सारे इमरजेंसी नंबर तुर्क फोन में थे और तुर्की के दूसरे नंबर इसे जुबानी याद नहीं थे। फोन नंबर हया सुलेमान को कभी याद नहीं रहते थे। बोझ फिर से इस पर लड़कने लगा। इसने मोबाइल की रोशनी इस पर डाली तो एकदम बिल्कुल शल रहेगी। वो लंबे सुनहरी बालों वाली एक लड़की थी जो इस पर गिरी थी। इसके मुंह और कंधे से खून निकल रहा था। बगैर आस्तीन की कमीज से झलकते इसके सुनहरी बाजू पे कुछ लिखा था। इसने फटी फटी आंखों से इसे देखते हुए इसके बाजू पे मोबाइल की रोशनी की। वहां स्याह रंग से अंग्रेजी में लिखा था नताशा। शायद इसका नाम था, और वो इसका नाम एक बदसूरत सा टैटू था जो जला हुआ कोई दाग था। इसने मोबाइल की रोशनी में इधर उधर दौड़ाए। इस छोटे से डरबे में हर तरफ लड़कियां थी, एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई थी, बेहोश बेसुध पड़ी। किसी के चेहरे पे नींद था तो किसी के बाजू पे खराशें या जमा हुआ खून। खून की बू और सर में उठता शदीद दर्द। इसका जी एकदम से मतलाने लगा। इसे महसूस हुआ फिर से होश खो देगी। अपने नकारा खून को खुले क्लच में डालते हुए इसकी निगाह अंदर पड़े कार्ड पे पड़ी। इसने जल्दी से वो कार्ड निकाला। अतलस सलाद का कॉलिंग कार्ड जो उन्होंने अबू ज़ैबी में खरीदा था। अब अगर वो बेकार था। इसने अंदर उंगलियां डालकर टटोला और फिर तयशुदा एक कार्ड निकला। कार्ड का सीधा करके इसने घुटने पे रखा और मोबाइल की रोशनी पे डाली। ऑफ वाइट कार्ड पे लिखे स्याह अल्फाज रोशन हुए, शेख उस्मान शब्बीर। नीचे तुर्की के 3 नंबर लिखे थे, ऑफिस, घर और मोबाइल। इसका दिल नई उम्मीद से धड़कने लगा। इसे एक्सचेंज याद नहीं रही थी, कोई तारीख थी, कोई निशानी, कोई मशहूर वाकया। इसने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। इसे ये 30 सेकंड की कॉल जाया नहीं करनी थी, मगर इसे याद नहीं आ रहा था। सर में उठता दर्द अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। इसने आंखें खोलकर दोबारा कार्ड को देखा और कुछ सोचकर नंबर मिलाया और फोन कान से लगाया। तुर्क में रिकॉर्डिंग चलने लगी, जिसका मतलब ये था कि फोन बंद है। इसने डूबते दिल के साथ घर का नंबर मिलाया। घंटी जा रही थी। वो बेचैनी से लब काटती सी। इसकी उम्मीद का दिया बार बार जलता बुझता रहा। बंद कमरे में खून की अजीब बू सी फैली हुई थी। इसने सांस लेना दुश्वार हो रहा था। दूसरी जानिब घंटी अभी तक जा रही थी। प्लीज अल्लाह ताला प्लीज। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अस्सलाम वालेकुम। एक लम्हे में फोन उठ गया। कौन? उस्मान अंकल, वो तेजी से बोली। नहीं, मैं इनका बेटा सफीर। कौन? उस्मान अंकल, वो तेजी से बोली। नहीं, मैं इनका बेटा सफीर। वो भी जरा चौंका। मैं हया बोल रही हूँ, हया सुलेमान। मैं उस्मान अंकल के साथ आई थी इत्तेहाद एयरलाइंस में, सबांजी यूनिवर्सिटी, एक्सचेंज स्टूडेंट। वह कम था, वो उसे तारुफ में जाया नहीं कर सकती थी। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? नहीं, मुझे इन लोगों ने अगवा कर लिया है। यहाँ पर कोई कमरा है, मैं इसमें बंद हूँ। यहाँ 6-7 और लड़कियां भी हैं। प्लीज कहीं से कहीं मेरी मदद कर दें। वो तेज तेज बोलती गई। 1 मिनट, मुझे बताएं आप किस जगह पर हैं? कोई आइडिया है आपको? किसी खिड़की की वगैरह से बाहर देख सकती हैं? हाँ, यहाँ बाहर समंदर है। मुझे एक फेरी नजर आ रहा है, उधर पुल है। बॉस्फोरस बुर्ज नहीं है? ये राब्ता कट गया। इसने बौखलाकर स्क्रीन को देखा और फिर इस बारीक दर से झलकते मंजर को। इसने बॉस्फोरस बुर्ज कह दिया था, जबकि वो बॉस्फोरस बुर्ज नहीं था। वो अब पहचानती थी, ये सुल्तान अहमद बुर्ज था, शहर के दोनों हिस्सों को मिलाने वाला दूसरा पुल। इसने अपनी लोकेशन ही गलत बताई थी। अब
वो बेबसी से मोबाइल को देखती गई। बैलेंस खत्म हो गया था और अब वो कॉल रिसीव करने से भी कासी थी। दरवाजे पर आहट हुई। ताला खुलने की आवाज ने जल्दी से फोन क्लास में डालकर इसे बंद किया और गर्दन एक तरफ ढलकाकर आंखें मूंद ली। दरवाजा भारी चरचराहट के साथ खुला। कोई अंदर आया। इस पर झुककर इसकी हथकड़ी चाबी से खोली, फिर इसे बाजू से किसी जानवर की तरह घसीटते बाहर ले जाने लगा। इसके लबों से बेख्तियार कराह निकली। वो आदमी इसे बड़े कमरे में लाया। अब कुर्सी पर बिठाकर इसके हाथ पांव कुर्सी से बांध रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वो मिनमिनाई थी। इसने जवाबन टेप का एक टुकड़ा दांत से काटकर इसके लबों से कसकर चिपकाया। वो गर्दन दाएं बाएं मारने लगी। टेप से इसकी आवाज घुटकर रह गई। वो तवज्जो दिए बिना लंबे लंबे डाक भरता बाहर चला गया। इसने निगाहें पूरे कमरे में दौड़ाई। वो बड़ा सा कमरा था। एक तरफ बड़ा सोफा रखा था और दूसरी तरफ आतिशदान, जिसके पास वो कुर्सी से जकड़ी बैठी थी। आतिशदान में आग भड़क रही थी, हेराक्लिटस की दायमी आग। साथ ही लोहे की चंद सलाखें पड़ी थी, आलाओं में दहक रही थी। इसके सर पे अंग्रेजी के मुख्तलिफ हरूफ लिखे थे और हरूफ दहक दहक कर सुर्ख अंगारे बन रहे थे। आतिशदान के एक तरफ एक छोटी अंगीठी रखी थी। इसमें जलते अंगारों पे एक बर्तन में शहद की तरह गाढ़ा सा माया उबल रहा था। इसकी बू सारे कमरे में फैलती। शहद से ज्यादा भूरा माया, वो शायद वैक्स थी। इसने गर्दन गिरा दी। इसकी हिम्मत खत्म होती जा रही थी। वो शायद विक्स थी। इसने गर्दन गिरा दी। इसकी हिम्मत खत्म होती जा रही थी। अब बहुत देर से इस कमरे में तन्हा पड़ी थी और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसे लग रहा था कि इसने वो कॉल जाया कर दी। पता नहीं वो कौन था और इसे इसकी बात समझ में आई भी थी या नहीं आई थी। वो कुछ करेगा भी या नहीं। अगर वो घर फोन कर लेती तो शायद, मगर नहीं। घर फोन करने की सूरत में बात फैल जाती और तो इससे बेहतर था कि वो यहीं पड़ी रहे। लेकिन बात तो अब भी फैल जाएगी और जो जिल्लत, जो बदनामी इसका इंतजार कर रही थी, इसके सामने वो भूली बिसरी सी वीडियो आ गई। शरीफों का मुजरा। नहीं, प्लीज अल्लाह ताला मेरी मदद करें। वो भीगी आंखों के साथ दुआ मांगती गई। इसकी दुआ पहले कबूल नहीं हुई थी, शायद अब हो जाए, शायद अब इसकी मदद के लिए कोई आ जाए। आतिशदान के करीब होने के बाद तपिश इस तक पहुंच रही थी और इस मुसलसल हिद्दत से इसके पांव दहकने लगे थे। वो जर्द अलाव को देख रही थी जिसकी सुर्ख लपेटें उठ उठकर हवा में गुम हो रही थी। गर्मी बढ़ती जा रही थी। इसका सारा वजूद गोया आग में दहक रहा था। लंबे बाल कमर और कंधों पे बिखरे थे और इनको समेटने में भी कादिर नहीं थे। इसने पूरा जोर लगाकर कुर्सी को पीछे धकेलना चाहा, मगर वो नहीं हिले। पसीने की चंद बूंदें इसकी गर्दन और पेशानी पर चमक रही थी। दफ्तन दरवाजा खुला। इसने गर्दन मोड़कर देखा। वो एक पस्ता का चीनी नकूश का हामिल शख्स था। इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसे इसने कमरे में दाखिल होते ही मेज पे रखा। फिर इसकी तरफ आया और एक हाथ से कुर्सी का रुख अपनी जानिब मोड़ा और हाथ से ढककर टेप का किनारा पकड़कर खींचकर उतारा। हाँ नताशा। वो करीब से देखने पे भी कोई रूसी लगता था। मैं नताशा नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। एक उम्मीद सी बंधी कि वो इसे किसी और के धोखे में पकड़ लाए थे। नाउ यू आर नताशा। इंग्लिश ऑल राइट। वो असवाब में सर हिलाकर मुस्कुराता हुआ अंगीठी की तरफ बढ़ गया। प्लीज मुझे जाने दो, वो इसकी पुष्ट को देखते हुए मन्नत भरे लहजे में बोली। वो आग के साथ खड़ा था। तपिश का रास्ता रोककर जरा सुकून मिला। पुअर कंट्री, टूरिस्ट गर्ल, पुअर पीपल। वो नफी में सर हिलाकर एक सलाख उठाए इसे उलट पुलट करके देख रहा था। मेरा बाप अमीर आदमी है, वो तुम्हें तावान की रकम दे देगा। सो नताशा, यू वांट इंग्लिश नेम? वो टूटी फूटी अंग्रेजी में कहता इसकी तरफ पलटा। वो जवाब दिए बिना यकटर इस सलाख को देखते गई जिस पे लिखा एम दहक रहा था, या शायद वो डब्ल्यू था। वो सलाख क्यों दहका रहा था, किस लिए? एक खौफ सा इसके अंदर सर उठाने लगा। इसे बेख्तियार कमरे में बेसुध पड़ी लड़की का बाजू याद आया। वो टैटू नहीं था, वो लम्हे भर में जान गई थी। यू वांट इंग्लिश नेम? वो इसके बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया। नो। वो बेयकीनी से नफी में सर हिलाती बड़बड़ाई। नाउ दिस इज योर नेम। वो सलाख का दहकता लोहा इसके करीब लाया। नहीं। वो गर्दन दाएं बाएं हिलाती जोर से चिल्लाने लगी। वो इसे इस गर्म लोहे से दागने लगा था।
चेहरा खौफ और दहशत से सफेद पड़ गया। यूर नेम, इसने जताकर कहते सलाख हया के बाजू के करीब की जहां फ्रॉक की छोटी आस्तीन खत्म होती थी, कंधे से जरा नीचे वहां वो सलाख करीब ले गए। इसे दहकते अंगारे की हिद्दत महसूस हुई। वो तड़प कर इधर उधर सर मारने लगी। नहीं, प्लीज नहीं। उस लम्हे इसने बहुत दिल से दुआ की थी कि कोई आ जाए, इस पस्ता कद रूसी से इसे निजात दिला दे। कोई आ जाए, चाहे वो अब्दुर्रहमान पाशा ही क्यों ना हो, कोई तो। रूसी ने दहकता लोहा इसके बाजू के ऊपरी हिस्से पर रखकर दबाया। वो बुरी तरह बिलबिला उठी। इसके हल्क से एक दिलखराश चीख निकली थी, मगर वो इसी तरह जोर देकर सलाख दबाए खड़ा था। अंदर से मांस जलने लगा था। वो रूह में उतर जाने वाली, जख्मी कर देने वाली बदतरीन जलन थी। वो चीख रही थी, वो रो रही थी। चंद लम्हे बाद इसने सलाख उठा ली। वो मुकम्मल तौर पर जल गई थी। रूसी दोबारा पलटा और सलाख रख दी। इसके दाएं बाजू के ऊपरी हिस्से पे ये स्याह जला हुआ हुर्फ लिखा था। रूसी वापिस के सामने आ खड़ा हुआ। हया ने मुतरन्नम सुर्ख निगाहें उठाकर इसे देखा और दहल कर रह गई। इसके हाथ में दूसरी सलाह थी जिसपे HO लिखा था और ऊपर तले लिखे दोनों हरूफ अंगारा बन चुके थे। नहीं, तुम्हें अल्लाह का वास्ता नहीं। वो वहशत से तड़पती खुद को पीछे धकेलने लगी, मगर रस्सियों ने इसे इतनी मजबूती से जकड़ रखा था कि वो हिल भी नहीं सकती थी। नहीं, वो खौफ से चिल्ला रही थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। स्याह दागे गए हुर्फ तले सलाख गाड़ दी। खोलता हुआ गर्म दर्द दहकते अंगारे आग में इसकी तकलीफ आखिरी हद तक छूने लगी। वो दर्द से घुटी घुटी सी चीख रही थी। इसे लगा वो इस तकलीफ में मरने वाली है। वो जिस्म के अंदर तक घुस कर जला देने वाला दर्द था। चंद लम्हों बाद इसने सलाख उठाई तो हया की गर्दन बेदम सी हो गई, होकर एक जानिब ढलक गई। इसका तनफ्फुस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तकलीफ से वो होश खोने वाली थी। इसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, मगर मजीद रोने की सकत वो खुद में नहीं पाती थी। रूसी अब तीसरी सलाख उठा लाया और इस पे RE लिखा था। हया ने तकलीफ से बंद होती आंखों से इसे देखा। इसमें मजीद कुछ कहने की सकत नहीं रही थी। अपनी सारी जिंदगी फिल्म की तरह इसकी निगाहों के सामने घूमने लगी। बचपन के दिन, यादें, इनके नाना का घर, इसकी नानी इसके लंबे बालों में कंघी फेर रही थी। मंजर बदल गया। वो और राहेल कार की पिछली सीट पर बैठे स्कूल बैग लिए वो स्कूल जा रहे थे। रोहेल कुछ बता रहा था, वो हंस रही थी। फिर इसने खुद को अब्बा की लाइब्रेरी में देखा। वो इनकी एक मोटी सी किताब खोल रही थी जिसमें सूखा फूल रखा था। वो इसने खुद ही वहां रखा था। वो अब ताया फुरकान को अपने ईद के कपड़े हैंगर से उठाए दिखा रही थी। वो इसका जोशो खरोश और खुशी देखकर मुस्कुरा रहे थे। रोहेल इसके साथ लॉन में भाग रहा था। इनके आगे 2 खरगोश दौड़ रहे थे। वो दौड़ दौड़ कर थक गई थी। इसके लंबे बाल कमर पे बिखरे थे। खरगोश घास पर दौड़ते भागते जा रहे थे। सफेद नरम नरम से खरगोश। रूसी ने गरम सलाख इसके बाजू में मस की। एक खोलन सी इसके अंदर उतर गई। अगले ही पल इसने करंट खाकर सलाख हटाई। कहीं फोन की घंटी बजी थी। खरगोश गायब हो गए। दर्द हर शय पे गालिब आ गई। वो पहली 2 दफा से कई गुना ज्यादा शदीद दर्द था, क्योंकि सलाख जल्दी हटाने के बाइस जल्द पूरी नहीं जली थी और हसायत बाकी थी। इसे लगता था कि इसकी हिम्मत खत्म हो गई है, मगर वो फिर से रो रही थी। फोन, योर फोन। आवाज के ताक़ुब में वो आगे बढ़ा। इसके फ्रॉक की बेल्ट से लगा पर्स नोचा। सेफ्टी पिन टूट गई, कपड़ा फट गया। इसने तेजी से पर्स खोला और फोन निकाला। वो जोर जोर से बज रहा था। शदीद तकलीफ में भी वो पहली बात इसके जहन में आई थी वो यही थी कि इसका फोन रोमिंग पे था और बैलेंस खत्म था। फिर वो फोन कैसे बजा? रूसी कभी बेयकीनी से इसे देखता, कभी फोन को। फिर इसने फोन कौन से लगाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। इस पे इसने जल्दी से फोन बंद किया और पूरी कुव्वत से दीवार पे दे मारा। फोन की स्क्रीन चकनाचूर होती जमीन पे जा गिरी। यू कॉल्ड समवन? वो वैश्यों की तरह इस पे झपटा और गर्दन के पीछे से बाल दबोचकर इसके सामने किए। हया ने निंढाल आंखों से इसको देखा और फिर इसके मुंह पर थूक दिया। वो बिलबिलाकर पीछे हटा। इसके बाल छोड़े और अंगीठी पे दहकता बर्तन हैंडल से उठाया, खोलती हुई वैक्स। यू बिच!
वो गुस्से से मुगलजात बकता इसके करीब आया और बर्तन इसके ऊपर से ऊंचा किया। नन्नो इसकी आंखें खौफ से फैल गई। मेरे बाल इसके लबों से इतना ही निकल पाया कि रूसी ने बर्तन इसके सर पर उलट दिया। गरम खोलती हुई बैग तेजी से इसके बालों की मांग पे गिरी और वो हर तरफ से नीचे लड़कने लगी। इसकी दिलखराश चीख निकली। उबलते मादे ने इसके सर की जिल्द को गला दिया। बाजू का दर्द गायब हो गया। वहशियाना अंदाज में जोर जोर से चीख रही थी। इसे अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो भी चीख रहा था। और तभी इसने जोर से इसकी कुर्सी को धक्का देकर उलट दिया। वो कुर्सी समेत औंधे मुंह जमीन पे जा गिरी, आतिशदान के बिल्कुल करीब। कमरे में धुआं सा भरने लगा। वैक्स इसके सर पे जमने लगा था। इसका सर बेहद वजनी हो गया। आंखें बंद हो रही थी। इसके मुंह से खून निकल रहा था। कमरे में धुआं बढ़ता जा रहा था। आतिशदान से आग की लिपटें लपक लपक कर इसकी तरफ आ रही थी। इसने जमीन पे गिरे गाल फर्श पर रखे बंद होती आंखों से इस धुंधले मंजर को देखा। धुएं के इस पार कोई इस रूसी का सर पकड़कर दीवार से मार रहा था। चीखें, धुआं, आग, खून, इसका पूरा जिस्म आग में दहक रहा था। जो आखिरी शय इसने देखी वो इसका स्याह फ्रॉक का दामन था। आग की एक ईंट ने इसे छू लिया था। इसने स्याह फ्रॉक को जर्द शोले में बदलते देखा। हर तरफ धुआं था और वो जानती थी कि वो मर रही थी। इसके सफेद खरगोश इस धुएं में गायब हो रहे थे। वो जलकर मर रही थी। हेराक्लिटस की दायमी आग हर सू फैल रही थी। यहाँ होती है हमारी एपिसोड 5 खत्म। अब देखते हैं कि एपिसोड 6 में क्या होता है। क्या वाकई हया का पूरा जिस्म जल कर भुन गया होगा और वो मर चुकी होगी, और अगर वो बच भी जाएगी तो उसके जिस्म पे जलने का कोई निशान बाकी रहेगा या नहीं, वो फिर से उतनी ही खूबसूरत दिखेगी या नहीं, उसके बाल वापस आएंगे या नहीं, उसके हाथ पे वो लिखा हुआ जले हुए का निशान कभी मिट पाएगा या नहीं, और इतनी वहशियाना अजियत सहकर क्या कभी हया उस ट्रॉमा से निकल पाएगी या नहीं। तो ये सब कुछ आप जानिएंगे एपिसोड 6 में। एपिसोड 6 का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।